हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 1 की, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री से। और इस पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, पहले के लोग कहाँ रहा करते थे, हमारे देश के जो दो नाम हैं इंडिया और भारत, ये नाम कहाँ से आए, और हम बात करेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स की और इंस्क्रिप्शंस की। और हम ये भी जानेंगे कि डेट्स का क्या मतलब है, ये बीसी और एडी का क्या चक्कर है। एल्सवेयर में हम बात करेंगे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब सबसे पहला मुद्दा उठता है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम गुजरे हुए वक्त के बारे में या गुजरे हुए वक्त के लोगों के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो गुजरे हुए वक्त के लोगों के बारे में और उस वक्त के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, वो लोग क्या खाया करते थे, वो लोग कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, वो लोग कैसे घरों में रहते रहे होंगे, उनमें अलग अलग लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी होती रही होंगी, वो कैसे गेम्स खेलते होंगे, कैसी स्टोरीज सुनते होंगे या कैसे गाने गाते होंगे। हम ये तमाम चीज़ें जान सकते हैं पास्ट के बारे में। अब जो दूसरा मुद्दा उठता है वो ये है वेयर डिड पीपल लिव। अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करी जाए, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो उस टाइम पे लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करी जाए, अर्लीस्ट टाइम्स की, मतलब आज से लाखों साल पहले, तो उस टाइम पे शहर नहीं हुआ करते थे जैसे आज के टाइम में शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। लाखों साल पहले सिर्फ जंगल थे और जो इंसान थे वो भी जंगलों में रहते थे। और लाखों साल पहले उस टाइम पे इंसानों को खेती के बारे में भी मालूम नहीं था। और उस टाइम जो खेती जिन फसलों से होती है, जिन पौधों से होती है, वो पौधे उस टाइम पे अर्थ में ज़्यादा उगा भी नहीं करते थे। तो इंसान खेती नहीं करते थे उस टाइम पे और जंगलों में रहते थे। तो आप खुद सोचिए, उस टाइम पे जो अर्लीस्ट लोग थे उनके पास खाने पीने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। वो या तो फिर पेड़ों से खाना इकट्ठा कर सकते थे, वो किसी पेड़ के फल खा सकते थे या किसी पेड़ की रूट खा सकते थे या किसी पेड़ की पत्तियां या किसी पेड़ के फूल खा सकते थे, और या तो फिर वो किसी जानवर को मार के खा सकते थे। दो ही ऑप्शन थे उनके पास। तो अर्लीस्ट जो लोग थे लाखों साल पहले वो यही करते थे, वो या तो फिर जानवरों को मार के खाते थे यानी कि हंटिंग, और या तो फिर पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे। मतलब इकट्ठा करना मतलब गैदर करना। तो जो अर्लीस्ट लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे। और खाने का तो चलिए इंतज़ाम हो गया, पानी का क्या किया जाए, पानी तो हमेशा चाहिए। तो जो अर्लीस्ट लोग थे वो हमेशा वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते थे। वाटर बॉडीज़ जैसे कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करी जाए तो नर्मदा नदी के पास जैसे लाखों सालों से प्रिमिटिव लोग रहते आए हैं। और ये लोग नदियों के किनारे, ऐसा नहीं था कि एक फिक्स लोकेशन पे रहते थे, वहाँ पे भी ये लोग टाइम टाइम पे अपनी जगह बदलते रहते थे। और वो लोग अपनी जगह क्यों बदलते रहते थे, ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम आगे के चैप्टर्स में। लेकिन फ़िलहाल हम बस इतना जानते हैं कि अर्लीस्ट लोग हंटर गैदरर्स थे और वो एक जगह में नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। अब कुछ हज़ारों साल पहले अर्थ में कुछ ऐसा क्लाइमेटिक चेंज हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हुआ और ये जो पेड़ पौधों की जो फसलें हैं, ये पेड़ पौधे अर्थ में ज़्यादा होने लगे और इंसानों को पता भी चला इन पेड़ों के बारे में। इंसानों ने देखा कि इन पेड़ों से ग्रेन्स निकलते हैं और इन ग्रेन्स को पका के आप खाना बना सकते हो और खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब इंसानों का मतलब टेंशन ख़त्म हो जाए खाने पीने को लेके।
क्योंकि अभी तक इंसान जानवरों को मार के खाते थे, तो इनको जितना कुछ भी मिलता था वो कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा। और पेड़ पौधों से वो खाना इकट्ठा करते थे, तो वो खाना भी जो इकट्ठा करेंगे मतलब वो उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाना भी खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये जो ग्रेन्स थे, इनके साथ एडवांटेज ये था कि इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता था और आगे चल के फिर उन्हें पका के फिर से खाया जा सकता था। तो ये बहुत ज़्यादा एक सहूलियत की बात थी। तो इंसानों को जब फसलों के बारे में पता चला तो इंसानों ने खेती करना शुरू किया और दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने खेती करना यूं ही शुरू किया। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अलग अलग जगह लोगों ने खेती करना शुरू किया, जैसे कि सुलेमान और कीर्थल हिल्स जो हैं, जो आज के टाइम पे मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास में है, वहाँ पे, और जो गारो हिल्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, ऐसी कुछ जगहों पे लोगों ने व्हीट और बार्ले उगाना शुरू किया करीब 8000 साल पहले। और साथ ही साथ में फिर लोगों ने कैटल रियरिंग भी शुरू करी। कैटल रियरिंग मतलब गाय भैंस पालना। और कैटल रियरिंग से उनको फ़ायदा ये होता था कि उन गाय भैंसों से या कैटल से उनको दूध मिल सकता था, मीट मिल सकता था, वूल मिल सकता था, वूल यानी कि ऊन, और उनकी स्किन मिल सकती थी और उस स्किन का यूज़ करके वो कपड़े बना सकते थे। इसी तरीके से जो राइस है, राइस सबसे पहले उगाया गया विंध्या माउंटेन रेंजेस में, और विंध्या माउंटेन रेंजेस हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास मध्य प्रदेश में। अब जब इंसान खेती करने लगा तो खेती करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, तो वो नदियों के आसपास ही खेती करने लगे लोग। और इसी तरीके से कुछ हज़ारों सालों बाद वहाँ छोटे छोटे गांव बने, और फिर ये छोटे छोटे गांव बढ़ते बढ़ते ही फिर शहरों में कन्वर्ट हुए। और इसी तरीके से करीब 5000 साल पहले जो सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ थी, जो सबसे पहले शहर थे, वो बने। ये बने थे इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरिया में। और उस पूरी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, इंडस वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अब इंडस क्या है? इंडस एक नदी है जो कि कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है। और ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूटरीज उन छोटी नदियों को कहते हैं जो कि बहते हुए एक बड़ी नदी में जाके मिलती हैं और उस बड़ी नदी को और बड़ा बना देती हैं। तो इंडस नदी जो है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। और आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे आब कहते हैं, हिंदी में आब। तो 2 नदियों के बीच की जगह को कहते हैं 2 आब। और 5 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं पंजाब। और यहीं से नाम आता है इंडिया का जो स्टेट है पंजाब, क्योंकि दरअसल वहाँ 5 नदियाँ आके मिलती हैं इंडस नदी से। आधा पंजाब तो खैर आज के टाइम में, मॉडर्न डे टाइम्स में, आधा पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया है, इंडिया के पास आधा पंजाब बचा है। खैर, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर से कुछ हज़ारों सालों के बाद, करीब 2500 साल पहले, गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके आसपास फिर एक जो पहले किंगडम्स जो बने वो थे मगध एम्पायर। ये बहुत बड़ा किंगडम बना था एंशिएंट टाइम्स में, और फिर उसके बाद तमाम किंगडम्स बनते रहे। अब अगला टॉपिक आता है ट्रेवलिंग ऑफ पीपल। हज़ारों लाखों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहे हैं और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करते रहे हैं। और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करते रहे हैं हमेशा से। और इसकी वजह क्या थी? कॉमन लोग जो हैं, जो आम आदमी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, जाहिर सी बात है कामकाज के सिलसिले में, लाइवलीहुड के लिए।
और या तो फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ के लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ के कहीं और जाके सेटल होना पड़ जाता था कई बार। जैसे कहीं सूखा पड़ गया या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो फिर आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और आम आदमी के अलावा आर्मीज़ भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। अब आर्मीज़ क्यों जाती थी? जिससे कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं, दूसरे स्टेट की आर्मी से लड़ाई करें और उस स्टेट को भी अपने स्टेट में मर्ज कर लें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हकीकत है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो बहुत खून खराब है हिस्ट्री में, बहुत मारकाट है। खैर, अब इसके बाद मर्चेंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा से आते जाते रहे। मर्चेंट्स क्यों जाते आते थे? ट्रेड करने के लिए। और ट्रेड का क्या मतलब होता है? अपना सामान सामने वाले को बेचना और दूसरे का सामान खरीदना। तो ये काम करने के लिए मर्चेंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे। और इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स जो हैं वो भी ट्रैवल करते रहे हमेशा, विजडम की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। और कई लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते रहे। और अब सवाल ये उठता है कि ट्रैवलिंग से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? तो ट्रैवलिंग से जो कल्चरल ट्रेडिशन होता है किसी भी जगह का, वो एनरिच होता है। और कल्चरल ट्रेडिशन एनरिच कैसे होता है? जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं तो वो सिर्फ अपने साथ, मतलब वो सिर्फ खुद नहीं जाते हैं, वो अपने साथ उस आर्ट को भी ले जाते हैं, उस जगह की आर्ट को। हर जगह खाना बनाने के तरीके अलग हैं, हर जगह की म्यूज़िक अलग है, और जैसे पत्थरों में जो नक्काशियाँ करी जाती हैं, हर जगह का स्टाइल भी अलग है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो नए टाइप की और स्टाइल्स निकलती हैं, और इन टोटल जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो एनरिच होता है। अब अगला टॉपिक होता है नेम ऑफ द लैंड। और ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है कि हमारे देश के दो नाम जो हैं, इंडिया और भारत, ये नाम हमारे देश को कहाँ से मिले? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का जो नाम है ये आया है इंडस नदी से। वही इंडस नदी जो कि कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में जाती है। और इस नदी को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश का नाम इंडस नदी पे क्यों पड़ा? इतनी सारी तमाम नदियां हैं, किसी भी नदी पे पड़ सकता था, इंडस नदी पे ही क्यों कि इंडस से इंडिया हो गया? तो दरअसल इसकी कहानी ये है कि इंडिया नाम हमारे देश का हमने खुद को नहीं दिया, हमारे देश को इंडिया नाम बाहर के देश वालों ने दिया है। और दरअसल हुआ ये था कि इंडिया का, मतलब हमारे देश का, हमेशा से बहुत क्लोज कनेक्शन था ईरान और ग्रीस के साथ। और अगर उस टाइम पे ग्रीक एम्पायर देखा जाए तो ग्रीक एम्पायर इंडियन एम्पायर से लगता था। और ग्रीक्स को जब इंडिया आना होता था तो उन्हें सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। तो उनके लिए इंडिया का मतलब था वो देश जो कि सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद आता है। और वो सिंधु नदी जो थी, तो सिंधु का फिर बन गया इंडस, बीच में सिंधु का इंडू बन गया, इंडोस बन गया, हिंदोस बन गया, वहीं से हिंद भी आता है और वहीं से ये नाम भी आता है हिंदुस्तान। और यहीं इंडस से फिर आगे चल के इंडिया बन गया। और जो दूसरा नाम है इंडिया का, भारत। अब बात करते हैं कि भारत का नाम कैसे हमारे देश को मिला। तो हमारे देश के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक सिविलाइजेशन थी लोगों की, जो कि इस पूरे एरिया को भारतवंश कहते थे। और इस चीज़ का जिक्र ऋग्वेद में भी है, जो कि 3500 साल पहले करीब लिखे गए थे। तो फाइनली फिर बाद में जाके ये नाम फिर पूरे देश को दे दिया गया, भारत। अब अगला मुद्दा उठता है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में या गुजरे हुए वक्त के बारे में और क्या मालूम चल सकता है? तो
हमें हज़ारों साल पहले लिखी हुई बहुत सारी किताबें मिली हैं। ये किताबें लिखी गई थी पाम लीव्स में और या तो फिर बिर्च में। पाम लीव्स तो आप जानते हैं कि पाम के पेड़ की पत्तियाँ, और बिर्च क्या होता है? बिर्च दरअसल एक हिमालयन रीजन में एक खास किस्म का एक पेड़ होता है, और उस पेड़ की बार्क से बनता है बिर्च, और इस बिर्च पे फिर हाथ से लिखी गई हैं तमाम किताबें जो कि हमें मिली हैं। और क्योंकि ये किताबें हाथ से लिखी गई हैं, ऑब्वियसली उस टाइम पे पन्ने नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे जैसे आज के टाइम में होता है, तो उस टाइम पे ये सब इतनी मुश्किल से, इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत से जाके लोग लिखते थे। और क्योंकि ये सब चीज़ें हाथ से लिखी हुई हैं, इस वजह से इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट में मेन्यू का मतलब होता है हाथ, ये लैटिन वर्ड है। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के मैक्सिमम जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तमाम दूसरी लैंग्वेज से आई हैं, चाहे वो जर्मन हो, चाहे लैटिन हो। ऐसी कई सारी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी मिक्स होकर इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो लैटिन वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी उसी टाइप का एक वर्ड है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब चलिए बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की आगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हमें मिली उनमें लिखा क्या था? तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं इनमें तमाम धर्म की बातें लिखी हैं, तमाम राजाओं की बातें लिखी हैं, उनकी कहानियाँ लिखी हैं, साइंस की बातें लिखी हैं, मेडिसिन और लिटरेचर की बातें लिखी हैं। और ये सब तमाम चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे वेद पुराण जो हैं वो भी दरअसल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी संस्कृत, पाली और तमिल लैंग्वेज में। बेसिकली ये तीन सबसे ज़्यादा बोली जाने लैंग्वेज थी उस टाइम पे। तो ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली उन्हीं लैंग्वेज में लिखी गई जो ज़्यादातर लोग जिन लैंग्वेजेस को बोलते थे। अब अगला मुद्दा उठता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब है? अभी हमने क्या बात करी थी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेन्यू हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। तो इसी तरीके से आप खुद सोचिए इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, इनस्क्रिप्शन मतलब अंदर की तरफ लिखा हुआ, अंदर की तरफ लिखा हुआ मतलब खुदा हुआ। और इंस्क्रिप्शंस जो थे ये बेसिकली खुदाई थी हार्ड सरफेस में, जैसे कि किसी स्टोन में या किसी मेटल में, तो इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और इनका एक बहुत जायज़ सा फ़ायदा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मुकाबले कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स टाइम के साथ ख़राब हो जा सकती हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये पत्थर पे लिखे गए हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड है लोगों की जो विक्ट्रीज थी तमाम राजाओं की, और उनके जो मैसेजेस थे, ऑर्डर्स थे, तमाम चीज़ें लिखी गई इंस्क्रिप्शंस में। अब अगला टॉपिक उठता है हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। और वो लोग जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियो मतलब पुराने ज़माने का, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने टाइम की स्टडी करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? ये पुरानी बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं और उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, और जब उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने का मतलब ज़मीन खोद कर अंदर से चीज़ें ढूंढना। कैसी चीज़ें ढूंढना? वो चीज़ें जो कि थोड़े शायद पत्थर की बनी हो, शायद बोन्स की बनी हो, उन चीज़ों की बनी हो जो कि हज़ारों साल पहले की होने के बाद भी अभी तक वैसी ही मिल जाएं।
जो कि डीकम्पोज ना हो गई हों। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों में ज़मीन खोदकर वो चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि उन्हें टूल्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, पॉट्स मिल सकते हैं, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये तमाम चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा खासा एक आइडिया लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे चीज़ें कैसे रही होंगी। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बनती थी स्टोन से या बोन्स से या मेटल से। अब अगला टॉपिक उठता है व्हाट डू डेट्स मीन, कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज डेट क्या है और आप बोलो कि आज 1 जुलाई 2020 है, तो 1 जुलाई, एक तो डेट हो गई, जुलाई मंथ हो गया, ये 2020 क्या है? तो दरअसल 2020 का मतलब ये है कि 2020 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए। अब आप सोचोगे कि ये बीच में जीसस क्राइस्ट कहाँ से आ गए, और कई लोग तो अभी सोच रहे होंगे जीसस क्राइस्ट हैं कौन। तो मैं थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हम जितनी भी एजुकेशन लेते हैं ये सब वेस्टर्न एजुकेशन है। हम दुनिया को देखते हैं वेस्टर्न लोगों की नज़र से। जो वेस्टर्न लोगों ने देखा, स्टडी किया, हम उन्हीं की नज़र से दुनिया देखते हैं। और जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग बाय रिलीजन वो क्रिश्चियंस हैं मैक्सिमम, और क्रिश्चियंस मानते हैं जीसस क्राइस्ट को। और जीसस क्राइस्ट पैदा कब हुए थे? आज से करीब 2000 साल पहले। और एक्चुअली देखा जाए तो जिस भी साल में आप जी रहे हो वो थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है, तो करीब 2000 साल पहले। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है उसका 0 पॉइंट माना जाता है। तो देख, और 0 पॉइंट क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले की जो चीज़ें हैं, तमाम जो इंसानों की हिस्ट्री है, उसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की तमाम चीज़ें बिफोर क्राइस्ट। और क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की जो तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है एनो डोमिनी या फिर एडी। और बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा ये बीसी और एडी का क्या खेल है। अब अगर कुछ चीज़ों में थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स लेके थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1500 साल पहले, तो कितना बीसी हुआ या कितना एडी हुआ? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 1500 साल पहले 1500 2000 से कम है, ठीक है। अगर ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, ठीक, तो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल आगे हैं, ठीक। 1500 साल पहले का क्या मतलब है? 1500 साल पहले मतलब 2000 से कम ही है वो। तो 1500 साल पहले मतलब हम अभी भी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद ही हैं, तो मतलब हम एडी में हैं। तो 1500 साल पहले का क्या मतलब? 500 एडी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा 5000 साल पहले को एडी या बीसी में बताइए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 5000 साल 2000 साल से ज़्यादा है। तो अगर हम 5000 साल पहले जाएं तो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को क्रॉस कर जाएंगे। जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर हम 2000 साल आगे हैं। अगर हम 5000 साल पीछे जाएं मतलब हम बीसी में पहुंच जाएंगे। और कितना बीसी? 2000 साल इधर के, और 5000 में से 2000 घटाइए, 3000 साल, तो हम 3000 बीसी में पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करी जाए 10,000 बीसी, 10,000 साल, 10,000 बीसी का क्या मतलब है? तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर हम 2000 साल आगे हैं। 10,000 साल
नहीं, 10,000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट 10,000 साल, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर से 10,000 साल इधर। तो एक्चुअली वो कितने साल पहले हो जाएगा? 2,000 साल यहाँ, 10,000 साल यहाँ, तो एक्चुअली हम बात कर रहे होंगे 12,000 साल पहले की। तो अब शायद आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा BC और AD का। और AD को हम आजकल नए डिनोमिनेशन में CE भी कहते हैं। CE मतलब कॉमन एरा, और BC को हम आजकल BCE भी कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर सेक्शन में रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। तो पहले के ज़माने के जो तमाम इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कई बार ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों का यूज़ हुआ होता है। और जैसा कि ये नेचुरल सी बात है कि वक्त के साथ लैंग्वेजेस जो हैं वो धीमे धीमे से चेंज होती रहती हैं। बोलने के तरीके बदलते रहते हैं, लिखने के तरीके बदलते रहते हैं। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से सिंधु, फिर हिंदू, इंडोस, इंडस, इंडिया, ये कैसे बनता चला गया। तो ये प्रोसेस है, एक टाइम के साथ चेंज होता रहता है लैंग्वेजेस में। तो हमें अगर कोई चीज़ मिल गई है जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, तो लैंग्वेजेस उस टाइम से लेके अभी तक में इतनी चेंज हो गई हैं कि उन इंस्क्रिप्शंस को समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन चीज़ों को समझने की, कि कुछ जुगाड़ लगा के कुछ समझें कि क्या लिखा है इनमें। और इस प्रोसेस को डिसाइफरमेंट कहते हैं। डिसाइफरमेंट मतलब, डिसाइफरमेंट वर्ड आया है डिसाइफर से। डिसाइफर मतलब कुछ नई चीज़ पता लगाना, ठीक। तो यहाँ से वर्ड आया डिसाइफरमेंट। अब जैसे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट था, तो रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट में 3 अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था, ग्रीक और 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन। तो अब स्कॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ये जानने में कि एक्चुअली इसके मतलब क्या है, और बीच में कई सारे सिंबल्स भी थे, उसमें साइंस भी थे। तो फाइनली फिर स्कॉलर्स ने ग्रीक लेटर्स को और इजिप्शियन लेटर्स को साथ में रखा और दोनों के प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके को मैच किया, तो वो काफ़ी हद तक समझ पाए कि उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या था। लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता। अब जैसे मिसाल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले थे, वो सिंबल्स का फॉर्म करके लिखे गए थे। तो आज भी हम नहीं समझ पाए हैं, ना जाने कितने इंस्क्रिप्शंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सुमेरियन सिविलाइजेशन के, अफ्रीका की कुछ सिविलाइजेशंस के, जो आज भी स्कॉलर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टाइम के साथ थोड़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है। तो ये था हिस्ट्री चैप्टर 1, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा, सारे स्टूडेंट्स को, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अगर आप प्रिमिटिव जो अर्ली मैन थे और जो हज़ारों लाखों साल पहले की जो पूरी कहानी है, अगर आप इस टाइप का कुछ और सुनना चाहते हो, तो आपको एक और वीडियो का मैं आपको लिंक इसी वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। थैंक यू।